अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम कहानी बयान करने जा रहे हैं एक ऐसी रात की जब हमारी दुनिया तबाही के किनारे पर खड़ी थी। एक ऐसी खतरनाक तबाही जिससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जानें चली जाती। मगर उस रात दुनिया को तबाही और बर्बादी से बचाने वाला एक ऐसा गुमनाम हीरो भी मौजूद था जिसकी वजह से न्यूक्लियर जंग होते होते रह गई। तमाम दुनिया, खास तौर पर अमेरिका और सोवियत यूनियन आने वाली नस्लों तक इस गुमनाम हीरो की मशहूर रहेंगी। यकीनन आप भी जानना चाहेंगे कि वो गुमनाम हीरो कौन था और क्या वो इतना ताकतवर था जिसने न्यूक्लियर वार को रोक दिया। एक ऐसी न्यूक्लियर वार जिसने जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में हिरोशिमा और नागासाकी में क़यामत खेज तबाही मचाई और इसके असरात अगले कई सालों तक जापान के लोगों को बर्दाश्त करने पड़े। कैसे वो शख्स इतना ताकतवर हो गया कि वो न्यूक्लियर वार को रोक सका? क्या इसके पास कोई खसूसी इख्तियारात थे जिनको इस्तेमाल करते हुए उसने ऐसा किया, या कोई पुरस्कार ताकत उसकी मदद कर रही थी? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये सितंबर 1983 की बात है जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में सर्द जंग जारी थी। ऐसे में 26 सितंबर 1983 की एक रात सोवियत यूनियन का एक कर्नल अपने बैंकर में अपनी नाइट ड्यूटी में मसरूफ था, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो सोवियत यूनियन को किसी भी न्यूक्लियर अटैक से महफूज रखने के लिए सैटेलाइट सिस्टम पर नजर रखे। यकीनन आप समझ गए होंगे कि वो कर्नल हमारा गुमनाम हीरो स्टैनिस पेट्रोव था, जो अपने जूनियर्स के साथ ड्यूटी में मसरूफ था। सब कुछ रूटीन के मुताबिक नॉर्मल चल रहा था कि अचानक अलार्म बजना शुरू हो गए और रेडार पर अचानक वार्निंग आना शुरू हो गई कि अमेरिका की तरफ से 5 बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल सोवियत यूनियन की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर पीटर और उसके जूनियर्स का दिल बैठ गया। मुहिब्बे वतन शहरी और ईमानदार ऑफिसर की तरह वो अपने मुल्क की तरफ बढ़ने वाली तबाही को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि इसके पास इस तबाही को रोकने के लिए सिर्फ 20 मिनट थे, क्योंकि 20 मिनट में वो मिसाइल सोवियत यूनियन तक पहुंच जाने थे। लिहाजा इसके पास अपने मुल्क को इस तबाही से बचाने के लिए एक ही रास्ता था कि वो फोन उठाए और कंट्रोल टावर को बताए कि अमेरिका की तरफ से सोवियत यूनियन पर हमला हो गया है, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देता। थोड़ी सी देर इसके मुल्क को बहुत बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक फोन कॉल न्यूक्लियर वार के आगाज की वजह बन सकती थी, जिससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान भी जा सकती थी। हर गुजरता लम्हा हमारे गुमनाम हीरो की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तरफ इसके मुल्क का मुस्तकबिल था और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की जिंदगी। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन इस वक्त आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या वजह थी कि सिर्फ एक इंसान मुकम्मल तौर पर तबाही और अमन के दरमियान खड़ा था और पूरी दुनिया का मुस्तकबिल उसके एक इशारे पर था। तो दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार की तबाही और बर्बादी के बाद दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। वेस्टर्न ब्लॉक अमेरिका के जेर असर था, जबकि ईस्टर्न ब्लॉक सोवियत यूनियन के। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 45 साल का अरसा था जब दोनों ममालिक के दरमियान कोल्ड वार जारी रही। इस अरसे में इन दोनों ममालिक की कोई डायरेक्ट जंग नहीं हुई, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए दोनों ममालिक मुख्तलिफ प्रॉक्सी वार का हिस्सा रहे, जिनमें कोरियन वार, अफगान वार और सोवियत वार शामिल हैं। इसी तरह इन दोनों ममालिक के दरमियान खतरनाक हथियार हासिल करने के लिए दौड़ शुरू हो गई। सोवियत यूनियन ने देखा कि कैसे अमेरिका न्यूक्लियर अटैक ने जापान के शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब सोवियत यूनियन ने इससे ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश शुरू कर दी और अमेरिका को शिकस्त देने का यही एक तरीका था कि इसके पास अमेरिका से ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर हथियार मौजूद हों। उस वक्त दुनिया में बड़े से बड़े एटमी हथियार बनाने की दौड़ लगी हुई थी और तमाम ममालिक इन हथियारों के मौलिक असरात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर चुके थे। ईस्ट और वेस्ट में एक दूसरे से सबकत ले जाने की जंग जारी थी। इन हालात में सोवियत यूनियन ने कोरिया का एक पैसेंजर जहाज गिरा दिया, जिसमें 270 मुसाफिर मारे गए, जिसमें से 40 अमेरिकी थे। सोवियत यूनियन ने इसे एक हादसा करार दिया, क्योंकि इनका कहना था कि यह जहाज सोवियत यूनियन के हसास हिस्सों के ऊपर से गुजर रहा था, जिसकी वजह से यह जहाज रेडार की जद में आ गया और ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए इस पर मिसाइल दाग दिए गए। उस हमले की वजह से अमेरिका शदीद गम गुस्से में था और अपने बयानात के जरिए इस गुस्से का इजहार भी कर रहा था। और इस वाक़े के तकरीबन एक हफ्ते के बाद हमारा गुमनाम हीरो कर्नल पेट्रोव अपने रेडार पर अलार्म बजते हुए देख रहा है कि अमेरिका की तरफ से 5 बैलिस्टिक मिसाइल सोवियत यूनियन की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। ऐसी सूरत हाल में किसी का भी इन मिसाइल को देखकर परेशान होना कुदरती बात थी। पिछले चंद दिनों में जो कुछ हुआ था, इसको सामने रखते हुए ये अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि अमेरिका सोवियत यूनियन के खिलाफ ऐसे मिसाइल लॉन्च कर सकता है। ऐसी परेशान कुन सूरत हाल में इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। या तो वो फौरी तौर पर अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता और वो अमेरिका के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करते और थर्ड न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाती, जबकि दूसरा ऑप्शन ये था कि वो खामोशी से बैठ जाता, जिसका नतीजा ये होना था कि इसके मुल्क को बेपनाह तबाही का सामना करना पड़ता और ये इसकी ड्यूटी के खिलाफ था।
لیکن ناظرین ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جب وہ پریشانی کی حالت میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اسی وقت ہمارے گمنام ہیرو کو ایک تیسرا راستہ دکھائی دیا، اور وہ راستہ یہ تھا کہ اس کی چھٹی حص اسے مسلسل یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اعلان غلط ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ سامنے ریڈار پر ایک نہیں، دو نہیں، مکمل 5 نقطے نظر آ رہے تھے جو کہ 5 میزائلوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ 5 منٹ کا وقت گزر چکا تھا اور میزائلوں کو سوویت یونین تک پہنچنے میں باقی 15 منٹ رہ چکے تھے۔ پیٹروف نے فون اٹھایا اور پھر اس نے ایک لمبی سانس لی، کچھ سوچا، فیصلہ کیا اور فون واپس رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے پرسکون انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے جونیئرز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بہت حیرت کے ساتھ اپنے افسر کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں موجود تمام آفیسرز خاموشی کے ساتھ ریڈار کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں تھی اور سب کی نظریں بار بار کبھی گھڑی اور کبھی ریڈار کی طرف اٹھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ 10 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے اور حیرت انگیز طور پر کچھ بھی نہ ہوا۔ تمام آفیسرز نے نعرہ لگایا۔ پیٹروف کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی چھٹی حص نے اسے صحیح بتایا تھا کہ ریڈار نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن یہ غلطی کیوں ہوئی؟ اصل میں جو سیٹلائٹ سوویت یونین کی نگرانی کر رہی تھی اس کے کوڈ میں کچھ ایرر تھا، اور وہ ایرر یہ تھا کہ اس سیٹلائٹ نے بادلوں کے اوپر جو سورج کی روشنی پڑ رہی تھی اس کو میزائل ڈیٹیکٹ کیا، اور یہ کوڈ ایرر اس لیے ہوا کہ سوویت یونین نے بہت جلدی میں یہ سیٹلائٹ بنوایا تھا، کیونکہ امریکہ ان سے 5 سال پہلے یہ مانیٹرنگ سسٹم لانچ کر چکا تھا۔ یہ چھوٹی سی غلطی 3rd نیوکلیئر وار شروع کروا سکتی تھی، جو کہ ہماری خوبصورت دنیا کی تباہی اور خاتمے کا سبب بن سکتی تھی۔ اگر پیٹروف ایک فون کر دیتا اور سوویت یونین امریکہ پر حملہ کر دیتا تو ایسی جنگ شروع ہوتی جس کی لپیٹ میں پوری دنیا نے آ جانا تھا۔ ناظرین 1999 میں امریکن آفس آف ٹیکنالوجی نے ایک سٹڈی شائع کی جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر پیٹروف کی جلد بازی سے سوویت یونین امریکہ پر حملہ کر دیتا تو اس کے نتیجے میں 35% سے 70% آبادی ختم ہو جاتی، اور امریکہ کے جوابی حملے میں رشیا کی 40% آبادی موت کے منہ میں چلی جاتی۔ دونوں ممالک کے دوست بھی پھر اس جنگ میں کود پڑتے، جس کے بعد ایک عالمی جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ کوئی پرانے زمانے کی عالمی جنگ نہ ہوتی بلکہ 3rd نیوکلیئر وار ہوتی، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کی 70% آبادی چند لمحوں میں ختم ہو جاتی۔ اس دن اگر یہ ہیرو اپنے ضمیر کی آواز کو نہ سنتا تو آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔ دنیا پر ہونے والی اس وقت کی تباہی تو الگ، اس کے بعد آنے والی تباہی ابھی تک ختم نہ ہوتی۔